नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी दोस्त बहुत मजे में होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और एकदम बिंदास तरीके से आपकी जो पढ़ाई है, तैयारी है वो चल रही होगी। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से आप लोग आएँ, मुझे बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप सभी प्यारे दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। मैं आपके कमेंट्स ना एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जिससे कि मुझे सभी प्यारे दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो इजीली दिखाई दे जाएं। ठीक है, एक बार आप आएँ और फटाफट से बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों, क्या आप लोगों तक आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। तो हमारे साथ पिंटू आ चुके हैं, आकाश आ चुके हैं, दीपिका आ चुकी हैं, काजल आ चुके हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे साथ मनीष, एलेक्स, रुपेश, सौरभ, ये सब बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए भाई, अपने सेशन को आगे लेकर चलते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग जनन तंत्र भी कहते हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हमारे जो प्रजनन की अगर हम लोग बात करें तो वो दो तरीके का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में मेल और फीमेल किसी की भी जरूरत नहीं थी, बिना नर और मादा के ही एक नया जीव उत्पन्न हो रहा था और एक ही जीव वहां पर एक दूसरे जीव को जन्म दे रहा था। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था? लैंगिक जनन में नर और मादा की जरूरत थी, मेल और फीमेल की जरूरत थी, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होकर युग्मक बनते, युग्मनज बनता था, जाइगोट बनता था। जाइगोट ही आगे चलकर बालक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। किसमें होता है प्यारे दोस्तों लैंगिक जनन, किसमें होता है अलैंगिक जनन, ये सब एग्जाम्पल कल पढ़ लिए थे। हम लोग बात कर रहे थे अलैंगिक जनन की विधियों की। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे भाई अलैंगिक जनन की विधियां, तो हम लोग इन पर बात कर रहे थे। अलैंगिक जनन की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग मेथड पर काम कर रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो। तो अलैंगिक जनन जो होता है, इसकी मैंने आपको बहुत सी विधियां बताई थी। जैसे आप सभी बच्चे बताएंगे, अमीबा में किस प्रकार की विधि द्वारा जनन होता है? बाय विच मेथड अमीबा रिप्रोड्यूस? अमीबा किस विधि द्वारा जनन करता है? जल्दी से सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अमीबा किस विधि द्वारा जनन करता है। कल की क्लास में पढ़ाया था, अमीबा में होता है मैम बायनरी फिजन। बहुत बढ़िया, द्विविखंडन। द्विविखंडन बैक्टीरिया में भी होता है, ये सब हमने कल पढ़ा भाई। मल्टीपल फिजन किस में होता है? बहुविखंडन, बहुत सारे केंद्रक बनकर बहुत सारे जीवों को बनाते हैं, वो हुआ था प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो कि आपके अंदर क्या करता है? मलेरिया, सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, ये गया यारो इसको मलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ। हाँ जी, तो मलेरिया करता था हमारे अंदर प्लाज्मोडियम। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, एक और विधि हम लोगों को आज पढ़नी है, या कल की क्लास में पढ़ा दी थी एक और विधि, मुकुलन, जिसको कहते हैं बडिंग। बडिंग होता है ईस्ट में और प्यारे दोस्तों हाइड्रा में। अब चलते हैं चौथी विधि की तरफ। चौथी विधि होगी वनस्पतिक प्रसार। ठीक है, अलैंगिक जनन की चौथी विधि है वनस्पतिक प्रसार। ये आपको पूछा जाएगा, वनस्पतिक प्रसार, वेजिटेटिव। आपको पूछा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, भाई ये क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो वनस्पतिक प्रसार का मतलब होता है, वनस्पति समझ रहे हो? वनस्पति क्या होती है बेटा? वनस्पति जंतुओं को कहते हैं क्या? वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे। तो मतलब ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा वनस्पति अपना प्रसार करती हैं।
मतलब वनस्पति अपने आप को बढ़ाती है, अपने जैसी नई वनस्पतियों को जन्म देती है। इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि इसी के अंदर, यानी ये पौधों में होता है, याद रखना है। तो ये आप लोग लिखोगे कि ये विधि पौधों में होती है। तो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पौधों में पाई जाती है? वनस्पतिक प्रसार। तो ये विधि पादपों में होती है। ठीक है, किस में होती है मेरे दोस्तों? पादपों में होती है। तो ये विधि किसके अंदर होती है? पादपों में। ठीक है, दिस मैथड टेक प्लेस इन प्लांट। तो ये विधि किस में होती है मेरे दोस्तों? प्लांट में होती है, पौधों में होती है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो ये वाली मेथड किस में होगा? पौधों में। अच्छा, इस विधि में पौधे क्या करते हैं, कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं? तो आप लोग बताओगे कि इस विधि में पौधे, ठीक है, इस विधि द्वारा जो पौधे होते हैं प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे? पौधे जड़, यानी जड़ से नया पौधा बन जाएगा। अब जड़ से प्यारे बेटा, जैसे मेरे घर में बहुत सारे पुदीने की प्योद हो रखी है। तुम मेरे घर आए, तुमने कहा भावना मैडम तुम्हारे घर में तो बहुत सारे पुदीने की प्योद हो रही है। तो मैं कहूँगी बेटा भैया ले दो चार प्योद तू भी ले जा अपने घर। तो तुम वहां से उखाड़ कर ले आओगे उसको, जड़ सहित पुदीने को, और अपने घर में लाकर बो दोगे। तो तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे घर के गार्डन में भी पुदीना हो जाएगा। तो 2-3 पौधों की प्योद से कितने सारे पुदीने के पौधे हो जाते हैं, आप देखते हो। ठीक है, तो जड़ द्वारा आपने क्या करा? पौधों को उगा दिया, जड़ हो गई, है ना। तने द्वारा भी उगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल। अब जैसे मेरे घर के गार्डन में गुलाब हो रहे हैं, अब तुम आए, तुमने कहा भावना मैडम तुम्हारे घर में तो बहुत अच्छे गुलाब के पौधे खिल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम भी ले जाओ। तो तुमने एक कलम काटी, है ना, गुलाब की कलम लगाते हैं ना, जानते हैं ना सभी बच्चे। तो आपने एक कलम काटी और अपने घर के बगीचे में लगा दी। फिर आपके घर के बगीचे में भी उस कलम से एक नया पौधा हो गया। तो दैट्स मीन यहाँ पर तने द्वारा भी आप पौधों को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। मैम तना हो गया। अब आप लोग बताओगे मैम पत्तियां, बिल्कुल बेटा, पत्तियों से भी नया पौधा उग सकता है, पत्तियों द्वारा भी जनन होता है। जैसे ब्रायोफिल्म का पौधा भी लिखवाऊंगी। ब्रायोफिल्म का पौधा, उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वही पत्तियां अगर जमीन पर गिर जाएं तो नए पौधे को जन्म दे देती हैं। ठीक है, तो जब पौधों में क्या हो, जड़, तना और पत्तियों द्वारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चा? नया पौधा बनता है, उसी को कहते हैं वनस्पतिक प्रसार। इस विधि द्वारा पौधों में जड़, तना, पत्तियों से नया पौधा बनता है। ठीक है, नया पौधा बनता है। तो आपको पेपर में यही पूछ लेगा कि वो विधि जिसमें पादपों के अंदर जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है, उसको जनन की किस विधि में रखा गया है? तो उसको कहते हैं वनस्पतिक प्रसार। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which plant can reproduce by root, stem and leaf। तो लिख लीजिए बेटा इंग्लिश में, अभी मैं आपको इंग्लिश में और लिखवा देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आपने लिख लिया, अब लिख लीजिएगा इंग्लिश में। इन दिस मैथड plant reproduced by रूट, भाई रूट से नया पौधा बन जाएगा। स्टेम से नया पौधा बन जाएगा। एंड लीव्स, पत्तियों से नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, अब नोट डालकर लिख लो कि मैम पत्तियों से नया पौधा किस में बनता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि किस पौधे में पत्ती से नया पौधा बनता है। इन विच प्लांट न्यू प्लांट इज फॉर्म बाय द लीव्स। तो पत्ती से कौन सा नया पौधा बनेगा? ब्रायोफिल्लम। तो लिख लीजिएगा भाई दोस्तों, ब्रायोफिल्लम एक पौधा होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्लम पादप में पत्ती से नया पौधा बनता है। ठीक है, पत्तियों से नया पौधा बनता है। तो ये आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्ती द्वारा नया पौधा बनता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द लीव। तो आप बताते हो ब्रायोफिल्लम। तो बताकर चलोगे इन ब्रायोफिल्लम प्लांट न्यू प्लांट इज formed
बाय लीव्स, बाय लीव्स। तो लीव्स के द्वारा जब नया पौधा बनता है तो वो किस में बनता है? ब्रायोफिल्म में बनता है। ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको एग्जामिनेशन में क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, कहाँ भाग गई वॉइस? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आवाज तो आ रही है भाई। नोट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है बेटा, बिल्कुल बनाना है। ठीक, चलो। तो ये आपने पढ़ लिया पौधों में वनस्पतिक प्रसार। तो जब हम लोग पौधों में वनस्पतिक प्रसार की बात करते हैं तो पौधों के अंदर आपने देखा इन सब भागों से नए पौधे बन जाते हैं। भाई आपने किसी पौधे की जड़ लगा दी है ना, तो उससे नया पौधा बन जाएगा। आलू तुमने देखा है, आलू एक तना है बेटा, पोटैटो। आलू क्या है? एक तना। ये चीजें आप आगे पढ़ोगे अभी। पोटैटो एक तना है, तो पोटैटो के ऊपर ही एक छोटा पोटैटो निकल आता है, उसी से नया पोटैटो का पौधा निकल आता है बेटा। प्याज हो गई है ना आपकी, ये हो गई प्यारे दोस्तों, अदरक, लहसुन, ये सब आपके जो होते हैं वनस्पतिक प्रसार करते हैं। इन सभी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको देखने को मिलता है। तो जड़, तना, पत्ती, इन सब से जब नया पौधा उगता है उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, समझ में आई बात? कोनो दिक्कत नहीं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक, अब चलते हैं भाई अगली विधि की तरफ। ठीक है, नाउ वी विल गॉन ऑन अनदर मेथड। अगली विधि, तो भाई नेक्स्ट मेथड कौन सा है? आज हमने बात करी थी चौथी विधि की, अब बात करते हैं हम लोग पांचवी विधि की। तो पांचवी विधि होती है विखंडन। पांचवी विधि है दोस्तों खंडन। तो पांचवी विधि की बात करें तो ये होती है खंडन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। अगली विधि है भाई फ्रैगमेंटेशन, खंडन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं, खंडन की बात करते हैं। इस विधि में क्या होता है भाई? खंडन की विधि में जो खंडन होता है, फ्रैगमेंटेशन, इसके अंदर देखो फ्रैगमेंट का मतलब टूट जाना। फ्रैगमेंट, कई बार बोलते हैं ना कि मूर्ति खंडित हो गई। कोई मूर्ति है, मान लीजिए कोई मूर्ति है, वो नीचे गिर गई है ना, अब वो नीचे गिरकर क्या हो गई? टूट गई। मतलब टूट गई तो मतलब खंडित हो गई। खंडन का मतलब टूट जाना। तो जब किसी जीव के शरीर का कोई एक भाग टूट जाए और टूटकर फिर उसी भाग से नया जीव बन जाए, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, खंडन। तो देखो पहले इस फोटो को देखो, ये क्या है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त, कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, शरीर में पुनः जनन की क्षमता होती है लीवर के पास, उसको अभी पढ़ेंगे, उसको भी लिखवाऊंगी बेटा। ठीक है, क्लियर? पूरी बायोलॉजी से कितने मार्क्स पूछते हैं? समझ नहीं आया? आपके पेपर में कितना आता है बायोलॉजी से क्वेश्चन? अगर मैं बताऊं तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर? पहले क्या पोस्टर पर थी, समझ नहीं आया। चलो, स्टार फिश है ये, स्टार फिश, तारा मछली, बिल्कुल। तो आपने देखा कि इसकी ये वाली भुजा टूट गई, देखो ये टूट गई। इस स्टार फिश की ये वाली आर्म जो थी ये ब्रेक हो गई, टूट गई। अब यही धीरे धीरे क्या करेगी? पूरी की पूरी बड़ी स्टार फिश में बन जाएगी। तो मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट टूटकर अलग से फिर नया जीव बना ले, अलग से, देखो एक स्टार फिश देखो ये रही, और एक स्टार फिश देखो ये बन जाएगी। इसी के पार्ट से टूटकर ये नई स्टार फिश बन गई। तो दैट्स मीन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पर हो रहा है फ्रैगमेंटेशन। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये स्टार फिश आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब इस स्टार फिश में आपने देखा कि इसकी देखो ये वाला पार्ट टूट गया बेचारी का, ये टूट गया। अब टूट गया तो देखो एक स्टार फिश ये रही और एक स्टार फिश इस टूटे हुए भाग से बन जाएगी। एक ये बन गई पूरी और एक ये बन जाएगी। तो इस तरीके से एक ही स्टार फिश से 2 नई स्टार फिश बन। तो यहाँ पर जब शरीर के किसी भी पार्ट के टूटने से आवाज साफ नहीं आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? वॉइस में कैसे प्रॉब्लम हो रही है? कैंचवे में तो लैंगिक जनन होता है बेटा, कैंचवे में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैंचवे में एक नर होता है, एक मादा। ठीक है, चलो अब भी आ रही है साउंड में दिक्कत? बताओ बेटा जल्दी से, अभी भी साउंड में प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक, चलो। मेरी आवाज रवि को बहुत पसंद है। रवि मेरी आवाज ऐसी है कि एकदम मतलब है नहीं मेरी ओरिजिनल आवाज, ये हो रही है ऐसे पढ़ा पढ़ा कर। चलो, तो ये होता है भाई फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन क्या होता है
कि शरीर के किसी भी भाग से के टूटने से नया जीव बन जाता है। तो शरीर के किसी भी भाग के टूटने से, किसी भी भाग के टूटने से, ठीक है, भाग के टूटने से नया जीव बन जाता है, नया जीव बनता है। ठीक है, ये होता है भाई फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? कि शरीर के किसी भी भाग के टूटने से नया जीव बनता है। तो यहाँ इंग्लिश में लिख दूं मैं इधर, ठीक है। तो आप बताओगे एनी पार्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो एनी पार्ट यानी कि कोई भी पार्ट शरीर का क्या कर सकता है, नए जीव को जन्म दे सकता है। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गई बातें, है ना। अब चलते हैं आगे। अच्छा, बायोलॉजी एकदम समझ में आ जाती है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अब चलो, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन के, खंडन के उदाहरण। तो जो खंडन होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, इसके एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, इसके उदाहरण आपको पेपर में पूछेगा, आपने बताना है स्टारफिश। ये पूछ सकता है आपको स्टारफिश कि भाई फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो आपने कहा तारा मछली में होता है, तारा मछली में, ठीक है, यानी किसमें, तारा मछली में। दूसरा, ये स्पायरोगायरा में भी होता है, स्पायरोगायरा। बेटा स्पायरोगायरा से भी क्वेश्चन आता है, स्पायरोगायरा। मैम क्या है स्पायरोगायरा? तो ये एक शैवाल है बेटा, स्पायरोगायरा शैवाल। एल्गी यानी एक तरीके का एक प्लांट है ये भी, ठीक है, स्पायरोगायरा शैवाल। अब मैं तुम्हें स्पायरोगायरा का फोटो भी दिखा दूं। तो जब हम लोग बात करते हैं स्पायरोगायरा की, तो ये है, देखो स्पायरोगायरा, ये एक शैवाल होती है, एल्गी होती है बेटा, पानी में मिलती है, ठीक है। ये जो स्पायरोगायरा है ना, इसको हम लोग तालाब का रेशम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाब का रेशम। इसको हम लोग तालाब का रेशम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तालाब का रेशम। यानी ये बड़ी चिकनी चिकनी सी होती है, इसको कहा जाता है पोंड सिल्क। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोंड सिल्क के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोंड सिल्क के नाम से जानते हैं बेटा। कभी देखो, तुम कभी तालाब में नहाने गए, जब तुम तालाब में नहाने जाते हो, फिसल के गिर जाते हो भैया वहां, तो वो चिकना चिकना पानी में क्या होता है? वो यही होती है स्पायरोगायरा। ये पूरी हरी हरी ऐसे पानी से निकल सकती है, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनमें होती है, और उस पर फिसल के हम लोग गिर जाते हैं, ठीक है, उस पर फिसल के हम गिर जाते हैं। तो यहाँ से ये स्पायरोगायरा में भी क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो ये स्पायरोगायरा है, अब ये टूट जाएगी ऐसे बीच से, और यहाँ पर दो नई स्पायरोगायरा बन जाएंगी। तो स्पायरोगायरा में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो हाइड्रा में भी होता है। फ्रेगमेंटेशन कल मैंने मिलवाया था ना तुम्हें इनसे, ये जो ये हाइड्रा है, मिस्टर हाइड्रा से मैंने कल तुम्हें मिलवाया था। सारे बच्चे बताओ हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा क्या है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। कल मैंने आपको बताया था हाइड्रा के बारे में, इनसे कल मिलवाया था। देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे बाल वाल बखेर के आ गया हो, है ना, ऐसा लगा जैसे कंघी वंगी करके ना आया हो। ये हाइड्रा है, ये मिस्टर हाइड्रा है। हाइड्रा जी क्या हाल है तुम्हारा? तो ये कह रहा है एकदम बढ़िया मस्त मजा में। तो भाई बताओ केम छो? तो ये बता रहा है कि मैं एकदम बढ़िया हूं। तो ये क्या है प्यारे दोस्त? मैंने कल आपको बताया था एक एनिमल है, बिल्कुल सही बात, ये एक जंतु है। अब ये मुकुलन भी करता है मैडम, आपने कल बताया, बिल्कुल बेटा। तो ये हाइड्रा कई तरीके से जनन करता है। अब इस हाइड्रा को मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से तरीके से जनन हो सकते हैं। तो हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि जो खंडन की क्रिया है वो हाइड्रा में भी होती है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हाइड्रा है, ठीक है, ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा किस किस तरीके से क्या कर सकता है? जनन कर सकता है। ये हाइड्रा किस किस तरीके से जनन कर सकता है? तो जब हम लोग हाइड्रा की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग इस हाइड्रा की बात करते हैं, तो हाइड्रा किसी एक विधि से जनन नहीं करता। हाइड्रा जो होता है ये कई विधियों से जनन कर सकता है बेटा। तो हाइड्रा में आप लोग बताओगे, एक तो इसमें क्या हो रहा था? मुकुलन हो रहा था बेटा,
एक तो मैंने कल बताया था ये मुकुलन करता है ईस्ट की तरह, ये क्या करता है, बडिंग करता है, इससे छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, वो कलियां नए हाइड्रा को बनाती हैं। दूसरा, इसमें प्यारे दोस्तों पुनः जनन भी होता है, इसमें पुनः जनन भी होता है। क्या होता है, पुनः जनन भी करता है ये। इसके लिए आपको पुनः जनन भी आ सकता है, रीजनरेशन। अभी हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में, ठीक है। और मैम इसमें अभी आपने कहा कि खंडन भी हो सकता है, तो बिल्कुल बेटा इसमें खंडन भी होता है, फ्रैगमेंटेशन भी होता है, इसमें फ्रैगमेंटेशन भी होता है। तो देखो इतने सारे तरीके से जो हाइड्रा है वो अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो हाइड्रा में ये सारे जनन होते हैं, ठीक है, हाइड्रा में ये सारे होते हैं बेटा, हाइड्रा के अंदर ये सारे जनन आपको देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रा के अंदर कोई एक विधि से जनन नहीं होता, हाइड्रा के तो मजे ही मजे है ना। तो भैया इसके तो मजे ही मजे हैं, ये क्या कर सकता है, कई विधियों से अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है। तो ये मुकुलन भी कर सकता है, ये पुनः जनन भी, और ये खंडन भी कर सकता है। कोई सा भी ऑप्शन में मिलेगा आप लगा कर आ जाओगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इंटरेस्ट आने लगा है बायोलॉजी में, चलो तो बढ़िया। अब देखो आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जनन की एक और विधि, जनन की अब मैं आपको बताती हूँ एक और विधि। तो हमने दो विधि तो आज कर ली, वनस्पतिक प्रसार कर लिया आपने, और आपने कर लिया खंडन। अब आ जाओ एक और विधि की तरफ चलते हैं, एक और विधि को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों अब नोट डालकर आपको एक चीज लिखनी है भाई, नोट डालो और एक पॉइंट को आप लोग लिखो। मैम कौन सा पॉइंट लिखना है बेटा, एक पॉइंट लिखना है पुनः जनन। पुनः जनन बहुत देर से हड़बड़ी सी मच रही थी सबके पेट में, पुनः जनन बताओ, पुनः जनन आ गया, लो पुनः जनन, इसको कहते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों रीजनरेशन, पुनः जनन। अच्छा ये रीजनरेशन का मतलब क्या है, देखो बेटा रीजनरेशन दो तरीके से होता है, पुनः जनन दो तरीके से होता है बेटा, ठीक है। कैसे होता है, देखो दो तरीके से कैसे, मैं बताती हूँ। एक तो इसमें क्या होगा कि नया जीव बन जाएगा भाई, है ना, एक पुनः जनन में होगा कि नया जीव बन सकता है, नया जीव बनता है। एक पुनः जनन ऐसा होगा जिसमें नया जीव बनता है कि भाई नया नया जीव बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फॉर्म्ड न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होगा भाई, फॉर्म्ड न्यू ऑर्गेनिज्म। एक तो ऐसा जनन होगा कि नया जीव बनेगा भाई, नया जीव बनेगा, ठीक है। और एक में क्या होगा मैडम, एक में होगा कि नया जीव नहीं बनता, फिर क्या होता है, नया जीव नहीं बनता तो फिर क्या होता है भाई, बॉडी पार्ट रिपेयर होते हैं। इसमें क्या होगा, शरीर के अंगों का निर्माण, ठीक है, शरीर के अंगों का, शरीर के अंगों का पुनः निर्माण, ठीक है, शरीर के कोशिकाओं का पुनः निर्माण लिखना, ठीक है, शरीर की कोशिकाओं का पुनः निर्माण, कोशिकाओं का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, ठीक है, शरीर की कोशिकाओं का पुनः निर्माण, ठीक है। तो रीजनरेशन ऑफ सेल में आप बताओगे रीजनरेशन ऑफ सेल, ठीक है। इस तरीके से होते हैं प्यारे बच्चा दो तरीके के, क्या आपने बताया पुनः जनन। अब दो तरीके के है तो मैम कैसे कैसे, देखो बड़े अच्छे से समझना। जब नया जीव बनता है तो ये किस में होता है भाई, नया जीव किस में बनेगा, एग्जाम्पल बताओगे प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया एक जंतु है, प्लेनेरिया, ठीक है, ये प्लेनेरिया से भी मिलवाऊंगी आज मैं तुम्हें। प्लेनेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि पुनः जनन द्वारा नए जीव का निर्माण किस जंतु में होता है। तो ये प्लेनेरिया भी एक जंतु है बेटा, ये प्लेनेरिया भी एक जंतु है, एक एनिमल है बेटा, ठीक है। इसमें होता है पुनः जनन, और इसके अंदर पुनः जनन से नया जीव बनता है। कैसे बनता है चलो देखते हैं। ये जो प्लेनेरिया है, ये रहा देखो प्लेनेरिया, ठीक है। ये जो प्लेनेरिया होता है इसको अगर आप लोग देखोगे, इसमें पुनः जनन की क्रिया होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होगा, लेकिन इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि इसमें कैसे नए जीव का निर्माण होगा।
तो देखो ये है प्लेनेरिया बेटा, ये प्लेनेरिया है, दिख रहा है। अब इस प्लेनेरिया को हम जितने हिस्सों में काटेंगे उतने ही नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो देखो अगर मैंने इसके ये 3 हिस्से कर दिए भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ गला खराब है बेटा, गला खराब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसके क्या कर दिए हैं, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, दिख रहे हैं ना। एक हिस्सा ये रहा, 1 2 3। अब तीनों हिस्से नए प्लेनेरिया को बनाएंगे। इस वाले पहले हिस्से ने देखो ये पूरा प्लेनेरिया बना लिया, बन गया ना नया जीव पूरा का पूरा, ठीक है। मैम दूसरे वाले प्लेनेरिया ने भी नया पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना दिया, ठीक। और मैम तीसरे वाले हिस्से ने भी नया पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना दिया। तो ये हुआ यहाँ पर क्या, इसको आप लोग बोलोगे रीजनरेशन, पुनः जनन। क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे ज्यादा पुनः जनन की क्षमता किस में पाई जाती है। तो ये जो प्लेनेरिया है ना मास्टर जी, प्लेनेरिया, इनमें सबसे अधिक पुनः जनन की क्षमता पाई जाती है, सबसे अधिक सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता पाई जाती है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि किसके अंदर सबसे अधिक पुनः जनन की क्षमता पाई जाती है, विच ऑर्गेनिज्म हैव मोस्ट रीजनरेशन पावर, इसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। आप लोग बताते हो मोस्ट रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन, इसके पास क्या होती है, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है, मोस्ट रीजनरेशन पावर, सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता इसके पास होती, ठीक है ना। समझ में आई बात, ठीक। तो क्वेश्चन आपको सीधा छपा हुआ आता है कि किस जीव में सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता होती है, विच ऑर्गेनिज्म हैव मोस्ट रीजनरेशन पावर। आपने कहा प्लेनेरिया, आप लोग आंसर लगा कर आओगे। मतलब अब आपने देखा ना कि शरीर के जितने टुकड़े करे उतने टुकड़े से नया जीव बन गया, ये हो जाता है आप लोगों का पुनः जनन, मतलब फिर से जीवित हो गया वो टुकड़ा, फिर से इस टुकड़े को जीवित होकर नया प्लेनेरिया बना लिया। अब यहाँ पर दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये है बेटा कि नए जीव का निर्माण नहीं होगा, शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होगा। जैसे तुमने छिपकली देखी है, छिपकली, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, छिपकली, ठीक है। छिपकली ऐसी कौन सी कली है जो कभी खिलती ही नहीं है। पहले हम क्या करते थे, वो पूछते थे कहावत कि ऐसी कौन सी कली है जो कभी खिलती नहीं है, तो छिपकली कभी खिलती नहीं है, ऐसी कली है ये, ठीक है। ऐसा कौन सा गेट है जो कभी, जिसमें हम जा ही नहीं सकते, तो वो गेट है कोलगेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, मैम जी हिंदी में बोलिए भैया, अगर मैंने 2 सेंटेंस हिंदी में बोले हैं तो एक इंग्लिश में बोला है, तो बोली तो ज़्यादा हिंदी ही है, ठीक है। चलो आओ, हाँ पुनः उद्भवन भी इसी को कहते हैं, पुनः उद्भवन इसी को कहते हैं, पुनः जनन को पुनः उद्भवन। इसमें तुमने देखा है जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड, छिपकली, छिपकली को तुम कभी पकड़ना, जैसे तुम छिपकली को पकड़ोगे छिपकली भागेगी, छिपकली की पूंछ टूट जाएगी, कभी पकड़ना मत, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। जैसे तुमने कभी छिपकली आ गई उसको झाड़ू से भगाया, जैसे मैं करती हूँ, तो उसकी पूंछ टूट जाती है, उसकी पूंछ ऐसे ऐसे नाचती है, और फिर तुम देखोगे 1-2 हफ्ते बाद उस छिपकली की फिर से छोटी सी पूंछ आने लगती है ना। तो मतलब वो हुआ कि वहाँ की छिपकली की पूंछ की कोशिकाओं ने फिर से बनना शुरू करा और छिपकली की पूंछ फिर से बन गई, फिर से बन गई। तो मतलब ये क्या हुआ, छिपकली में शरीर के अंगों का बनना पुनः जनन है। आपका लीवर प्यारे दोस्तों, हमारा लीवर, हम लोगों का यकृत, तो हमारा जो लीवर होता है इसमें भी पुनः जनन की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारा लीवर अगर डैमेज हो गया है ना, अगर हमारा लीवर चाहे, या अगर हमारा लीवर अच्छा है, हेल्दी है, तो वो वापस से अपने आप को रिपेयर कर लेता है। अगर आपका 50% लीवर खराब हो गया है, तो जो 50% लीवर बचा हुआ है वो वापस से अपने 50% को रिपेयर कर लेगा। मतलब आपके लीवर की कोशिकाएं भी बहुत जल्दी से पुनः जनत होती हैं, बहुत जल्दी से नई कोशिकाएं बनाती हैं लीवर के अंदर, और लीवर फिर से अच्छा होने लग जाता है। तो लीवर के बारे में भी क्वेश्चन आता है आपको, है ना, आपको यकृत के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो जो यकृत होता है हम लोगों का, हमारा जो लीवर होता है, तो आपको कभी भी पूछे कि मानव के शरीर में सबसे ज्यादा पुनः जनन क्षमता किस अंग में पाई जाती है,
तो आप लोग बताओगे लीवर में। तो पॉइंट लिख लीजिएगा कि मानव शरीर में, मानव शरीर के अंगों में, मानव शरीर के अंगों में सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक, सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता, पुनः जनन क्षमता यकृत में पाई जाती है। ठीक है, यकृत में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? यकृत में पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करोगे? याद करो, है ना? तो बताओगे लीवर हैव मोस्ट रीजनरेशन पावर, लीवर हैव मोस्ट रीजनरेशन पावर। क्लियर? रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो पुनः जनन क्षमता है वो किस में होती है? हमारे लीवर में पाई जाती है, हमारे यकृत में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर? मैम आज जा रहे हैं क्या इलाहाबाद में नहाने? चिपकली मार दी इसलिए नहीं मारी भाई। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये इतने मेथड हैं अलैंगिक जनन के जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बताओ मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को कोई दिक्कत? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुछ और नई चीज़ों की। जैसे कि ये तो अलैंगिक जनन से आपको सारी चीज़ें थी जो पूछी जाती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंगिक जनन की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? लैंगिक जनन की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भैया लैंगिक जनन किस में होता है? इंसानों में होता है, दूसरे जानवरों में होता है। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछेगा जो मानव होता है उसका जनन अंग, और मानव में तो लैंगिक जनन होता है, हम सब इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि नर और मादा की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल की आवश्यकता हो गई, ठीक है, और फीमेल की आवश्यकता हो गई, मादा की आवश्यकता हो गई। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि मेल और फीमेल की जहाँ जरूरत होती है वो होता है लैंगिक जनन। तो यहाँ पर नर चाहिए। नर में क्या बनते हैं भाई? नर में बनते हैं शुक्राणु, कल की क्लास में बताया था। नर में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं नर के अंदर। ठीक है, और मैम मादाओं में क्या बनता है? कौन बच्चा बताएगा? फीमेल बॉडी में क्या बनते हैं? फीमेल बॉडी में क्या बनते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं अंडाणु। प्यारे दोस्तों, फीमेल बॉडी में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक है, ओवम, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अच्छा मैम शुक्राणु जो होते हैं ये कैसे होते हैं ये पूछा जाएगा। तो शुक्राणु चल कोशिका है प्यारे बच्चा, चल कोशिका। शुक्राणु क्या है? चल कोशिका है। मतलब शुक्राणु मूव करते हैं बेटा, मूवमेंट करते हैं शुक्राणु। शुक्राणु गतिशील होते हैं, शुक्राणु गति करके अंडाणु के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मोटाइल सेल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब लैंगिक जनन होता है तो कौन सी कोशिकाएं चल कोशिका के नाम से जानी जाती हैं, कौन सी कोशिकाएं मोटाइल सेल होती हैं, मतलब कौन सी कोशिकाएं गति करती हैं? आप बताओगे शुक्राणु गति करते हैं। तो शुक्राणु इस तरीके से मूव करते हैं भाई, ऐसे ऐसे चलते हैं और चलकर कहाँ पहुँचते हैं? मादा के शरीर में पहुँचते हैं। तो शुक्राणु एक बार के इजैकुलेशन में 1 लाख के आसपास शुक्राणु, लाखों की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं और वो पहुंचते हैं अंडाणु के पास। अंडाणु जो होता है ये अगतिशील होता है, तो ये अचल कोशिका है दोस्तों। अंडाणु क्या है? अचल कोशिका है। ठीक है, ये अचल कोशिका है, अंडाणु मूव नहीं करते। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल सेल है। अंडाणु क्या होते हैं? नॉन मोटाइल सेल होते हैं। और अंडाणु एक ही बनता है महिलाओं में। अंडाणु कितने बनते हैं भाई? एक ही बनता है महिलाओं के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आओ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष होते हैं
इनके अंदर जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अब हम लोग पुरुष जनन अंग। ठीक है, अब यहाँ से आपको चीजें पूछी जाएंगी कि जो पुरुष होते हैं उनमें जनन अंग कौन कौन से होते हैं और मादाओं में कौन कौन से हैं। तो जब हम लोग पुरुष जनन अंग की बात करते हैं तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, नर जनन अंग, नर जनन अंग। तो नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं, अब हम ये बात, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो भाई लड़कों के अंदर जनन अंग अंगों को दो भागों में बांटा है। लड़कों में जो जनन अंग होते हैं इनको दो भागों में बांटा है बेटा। ठीक है मैम, ये सब 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ फिर तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। मैम जी मेरी कमेंट, संजय आपकी कमेंट आ रही है बेटा मेरे पास आपकी कमेंट आ रही है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जनन अंग, नर में दो जनन अंग होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक जनन अंग। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं। नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं लड़कों के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ये पूछ लेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप बताते हो लड़कों में प्राथमिक जनन अंग होते हैं टेस्टिस, टेस्टिस यानी कि वृषण। तो वृषण लड़कों के अंदर क्या है, प्राथमिक जनन अंग होते हैं। और मैम वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु जो मैंने कहा था कहाँ है, वो शुक्राणु यहीं बनते हैं। तो लड़कों के अंदर शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन यहीं पर होता है। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है लड़कों के अंदर, टेस्टिस में होता है। शुक्राणु जो हैं वो लड़कों के वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। और वृषण कैसे अंग है लड़कों के अंदर, ये प्राथमिक जनन अंग कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है विच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। लड़कों में प्राथमिक मुख्य अंग या प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, तो हम बताते हैं वृषण होते हैं और वृषण में शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, अब मैम दूसरे कौन से होते हैं लड़कों के अंदर, दूसरे होते हैं द्वैतिक जनन अंग, दूसरे हो जाते हैं द्वैतिक जनन अंग। ठीक है, दूसरे हैं द्वैतिक जनन अंग या इन्हीं को कहते हैं हम लोग सहायक जनन अंग, या इन्हीं का नाम हो जाता है सहायक जनन अंग। ठीक है, सहायक जनन अंग, इन्हीं का नाम हो जाता है भाई सहायक जनन अंग। क्लियर, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या कह सकते हो, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो। एसेसरी सेक्स ऑर्गन लड़कों के अंदर कौन कौन से होते हैं ये पूछ सकता है आपको। तो एसेसरी में जब आप लोगों को पूछा जाएगा आप बताओगे कि द्वैतिक जनन अंग या सहायक जनन अंग जो होते हैं इनमें कौन कौन आते हैं, इनमें आते हैं लड़कों के अंदर, आप बताओगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। पूछा जाएगा कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाई जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग पौरुष ग्रंथि। क्या कहते हैं भाई, पौरुष ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन आता है कि पौरुष ग्रंथि किस में पाई जाती है, लड़कों में या लड़कियों में, तो आप बताओगे लड़कों की ग्रंथि है, ये लड़कों में पाई जाती है पौरुष ग्रंथि। ठीक है चलो, और कौन से हैं जो सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं, तो सेकेंडरी ऑर्गन में और आते हैं, आप बताते हो एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस इसको कहते हैं अधिवर्षण, हिंदी में अधिवर्षण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, अधिवर्षण। तो ये भी लड़कों में सहायक अंग है, सेकेंडरी ऑर्गन है। और बताकर चलोगे वास डेफेरेंस, वास डेफेरेंस। ठीक है, डेफेरेंस, वास डेफेरेंस, वास डेफेरेंस को कहते हैं शुक्रवाहिका। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका। तो ये लड़कों के अंदर होते हैं सहायक अंग, ये लड़कों के अंदर होते हैं सहायक अंग या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। द्वैतिक जनन अंग,
और ये होते हैं प्राथमिक जननक, टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, क्लियर। श्रवण जी का क्या मैसेज है बताओ मैम, शुक्राणु का जो वृषण है वो कितने वजन का है? जो टेस्टिस होते हैं प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते, लगभग ऐसा मानकर चलोगे कि आपके जो गुर्दे होते हैं 150 से 170 ग्राम के, तो गुर्दों से ये कहीं छोटे, ऐसा मानकर चलते हैं लगभग कि 110 ग्राम के आसपास ये हो सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा मान सकते हो 80 से 100 ग्राम के बीच में ये हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो तो आओ अब हम आगे बात करते हैं टेस्टिस क्या है। तो जब हम लोग लड़कों के अंदर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो लड़कों के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है बेटा। तो यहाँ पर ये जो आपको दो संरचनाएं नजर आ रही हैं, इन्हीं को कहते हैं टेस्टिस। ये जो आपको दो संरचनाएं नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं दोस्तों टेस्टिस। तो ये होते हैं टेस्टिस लड़कों के अंदर, इन्हीं में शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको कहा था कि पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो भाई ये रही पौरुष ग्रंथि कहते हैं जिसको, पौरुष ग्रंथि। ठीक है, ये लड़कों में ही पाई जाती है, पौरुष ग्रंथि लड़कों के अंदर होती है। ठीक है, और क्या करती है, एक तरल निकालती है, तरल निकालती है बेटा। ठीक है, लड़कों के अंदर एक तरल निकालती है, क्लियर, एक लिक्विड निकालने का काम करती है, लिक्विड एक तरल निकालती है। ठीक, और क्या होता है लड़कों के अंदर, आपको मैंने बताया था डक्टस डेफेरेंस या वास डेफेरेंस जिसको कहते हैं, वास डेफेरेंस होती है, वास डेफेरेंस। देखो ये रही वास डेफेरेंस नलिका, ये रही। ठीक है, और मैम एपिडाइडेमिस आपने बताया, तो ये रही एपिडाइडेमिस। ठीक है, ये है एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस, अधिवर्षण कहते हैं जिसको, अधिवर्षण। अच्छा मैम अधिवर्षण में क्या होता है, ये आपको पूछा जाता है, अधिवर्षण में क्या होता है। कमेंट दिखाई दे रहा है, बुलबुल जी बेटा आपका कमेंट दिख रहा है। अब देखो बात करते हैं हम लोग कि अधिवर्षण के अंदर क्या होता है, आपको ये पूछा जाता है। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे आपको नोट करके कुछ पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे आपको नोट डालकर कुछ पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि जो लड़कों के अंदर एपिडाइडेमिस है, एपिडाइडेमिस जो होती है जिसको हम लोग अधिवर्षण कहते हैं, इसमें क्या होता है, अधिवर्षण में क्या होता है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये अधिवर्षण क्या काम करती है। तो दोस्तों ये जो लड़कों में अधिवर्षण है ना, यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो जो लड़कों के शुक्राणु है ना, शुक्राणु परिपक्वन होता है, यहाँ पर शुक्राणु मैच्योर होते हैं प्यारे दोस्तों। क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैचोरेशन ऑफ स्पर्म। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि मैचोरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, यानी लड़कों में शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। वेयर इज मैचोरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, तो आप बताते हो एपिडाइडेमिस में। तो ये जो एपिडाइडेमिस होती है ये एक ऐसी संरचना है, दिखाओ मैं रेड कलर से बना रही हूँ एपिडाइडेमिस, ये रही टेस्टिस के अंदर एपिडाइडेमिस, ये रही। तो ये एक ऐसी संरचना है जहां पर शुक्राणु मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, अंडे को अच्छे से वो फर्टिलाइज कर सके इस काबिल होते हैं। तो शुक्राणु मैच्योर हो गए यहाँ पर एपिडाइडेमिस में। अब ये मैच्योर शुक्राणु, मान लीजिए शुक्राणु है ये मैच्योर हो गए, अब ये कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, अब ये पहुंचा दिए जाएंगे यहाँ वास डेफेरेंस में, और वास डेफेरेंस इनको ऐसे 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 आगे लेकर जाती है और पेनिस के रास्ते ये महिला के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं, महिला के शरीर में क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। तो अब बारी आती है वास डेफेरेंस की, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बने, ये बन गए, ये बनकर यहाँ गए एपिडाइडेमिस पर, एपिडाइडेमिस पर ये मैच्योर हो गए, मैच्योर होकर ये वास डेफेरेंस पर पहुंचे, यहाँ से ये पहुंचे पेनिस में और फिर मादा के शरीर में पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको पूछा जाता है कि वास डेफेरेंस क्या काम करती है, वास डेफेरेंस से क्वेश्चन आता है, वास डेफेरेंस। ठीक है, तो ये वास डेफेरेंस क्या काम करती है, शुक्रवाही नलिका, शुक्रवाहिका क्या काम करती है। ठीक है, तो शुक्रवाही नलिका या शुक्रवाहिका का काम होता है
शुक्राणुओं को आगे तक पहुंचाने का, शुक्राणु आगे तक पहुंचाती है ये, ठीक है। तो मतलब जो लिंग होता है, पेनिस होता है, वहां तक शुक्राणु पहुंचाती है। इसीलिए नसबंदी के दौरान लड़कों के इसको काट देते हैं, बिल्कुल यही पूछा जाता है। तो पुरुष नसबंदी में इसको काट दिया जाता है। पुरुष नसबंदी के दौरान, पुरुष नसबंदी के दौरान इसे काट दिया जाता है बेटा, या ब्लॉक कर देते हैं। इसे काट दिया जाता है, काट दिया या ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, या बांध दिया जाता है। टांके लगाकर बांध देते हैं, ठीक है, बांध दिया जाता है। तो टांके लगाकर इसको बांध दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो पुरुष नसबंदी के दौरान इसे काट दिया या बांध दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लड़कों में नसबंदी के दौरान किस नलिका को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। कमेंट आपको खुद दिखाई देंगे, किसी और का कमेंट नहीं दिखेगा बेटा, ठीक। तो बताओगे ड्यूरिंग वेसेक्टोमी, ड्यूरिंग वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी होता है लड़कों की नसबंदी, तो लड़कों में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग वेसेक्टोमी दिस ट्यूब इज कट। इस ट्यूब को हम लोग कटेड कर देते हैं, कटेड और ब्लॉक, या तो काट देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं, टांके लगाकर बांध देते हैं। तो इसी को कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है है ना। चलो, यूरिन तो मूत्र होता है बेटा, यूरिन तो मूत्र होता है, ठीक है। अब एक और संरचना आपको लड़कों से यहाँ पर पूछी जाती है, तीसरी संरचना मैं आपको बताऊंगी। तो वेसेक्टोमी में तो वास डिफरेंस को काट दिया, अब एक और संरचना होती है लड़कों के अंदर, यूरेथ्रा। तीसरी संरचना होती है यूरेथ्रा। एक और संरचना पूछी जाती है लड़कों में, मूत्र मार्ग कहते हैं जिसको, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। तो लड़कों के अंदर ये जो मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा है, ये एक ऐसी संरचना है जहां से मूत्र और वीर्य एक साथ निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा था आपको पेपर में, ठीक है। एक टीचर बनने से पहले आप क्या थे बेटा, मैं एक लड़की थी टीचर बनने से पहले, अब मैं एक फीमेल टीचर हूँ, और कुछ भी नहीं थी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो यूरेथ्रा जो होता है, इसमें क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि पुरुषों में, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा पेपर में, स्टार लगा लीजिएगा, इसको पूछा गया है, पुरुषों में मूत्र तथा वीर्य के लिए, ठीक है, पुरुषों में मूत्र तथा वीर्य निकलने के लिए समान मार्ग, ठीक है, वीर्य निकलने के लिए समान मार्ग है ये, ठीक है, के लिए समान मार्ग है, समान मार्ग है, ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको ये पूछा जाता है कि लड़कों में वीर्य, और प्यारे दोस्तों जो आप लोग बताओगे मूत्र होता है, उसको निकलने के लिए समान मार्ग कौन सा होता है, तो यही होता है यूरेथ्रा। यातना मतलब यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आता है और यूरेथ्रा से सीमन बाहर आता है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे इट इज द सेम पैसेज टू excrete इन एंड सीमन। सीमन होता है एक ऐसा तरल जिसमें शुक्राणु होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि लड़कों के अंदर ये एक समान रास्ता है, इसी से लड़कों का यूरिन बाहर निकलता है और इसी से सीमन बाहर निकलता है। तो ये क्वेश्चन आया है पेपर में, आपको पूछा गया है, ठीक है ना, समझ में आ गई। पीडीएफ वही मिलती है जहाँ बाकी की क्लासेस की पीडीएफ है आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक। चलो, तो ये आप लोगों को नर से संबंधित संरचनाएं हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। और मादा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मादा के अंदर ये है आप लोगों की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्लियर।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये तो मैं आपको पिछली क्लास में बता ही चुकी है ना, मादा जनन अंग। तो ये है मादा जनन अंग। क्लियर। तो मादा जनन अंगों की बात करते हैं। तो मादा जनन अंगों में आपको याद रखनी है ओवरी आती है, ओवरी यानी मादाओं का अंडाशय आता है, अंडाशय, ठीक है, जहाँ मादाओं के अंडे बनते हैं। तो ये दिख रही है, ये ओवरी हैं, ये जो वाइट वाइट दिख रही हैं जिनको ये मैंने बना दिया, ये ओवरी हैं। ओवरी में क्या होते हैं बेटा, अंडाणु बनते हैं। जैसे लड़कों के अंदर टेस्टिस में शुक्राणु बनते थे, वैसे यहाँ पर महिलाओं के अंदर अंडाणु बनते हैं। ओवम फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ओवम फॉर्मेशन। तो महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो आप बताओगे ओवरी में बनते हैं महिलाओं के अंडाणु। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट महिलाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अंड निषेचित नलिका। ठीक है, आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब। तो ये होती हैं फैलोपियन ट्यूब। कितनी होती है महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब, दो होती हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो महिलाओं में दो फैलोपियन ट्यूब है और ओवरी भी कितनी है, दो है, ये भी ओवरी है बेटा। तो महिलाओं में ओवरी भी कितनी होती हैं, दो होती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंड निषेचित नलिका, अंड निषेचित नलिका। ठीक है, अंड निषेचित नलिका यानी यहीं पर अंडा निषेचित होता है, यहीं पर शुक्राणु पहुंचेंगे महिला के शरीर में इस तरीके से, और यहाँ पर शुक्राणु पहुंचकर अंडे को निषेचित करेंगे। तो यहीं पर अंडा निषेचित होता है, ये बात मैंने कल ही बता दी थी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है ना। बिहार के लिए सफिशिएंट होगी, बिहार में थोड़ा सा वेटेज अच्छा होता है, वहाँ पर आपको मिल जाते हैं 6 से 7 क्वेश्चन, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहीं पर आप लोगों का फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, कल बताया था। तो ये संरचनाएं महिलाओं में होती है। फिर निषेचन होने के बाद जो जायगोट बनता है वो यहाँ आ जाता है, ये यूट्रस है, महिलाओं का गर्भाशय है। यहीं गर्भाशय में क्या होगा, बच्चे का जन्म, बच्चे का क्या होगा, विकास। इसी में बालक का विकास होता है, बालक का विकास गर्भाशय के अंदर होता है भाई दोस्तों। ठीक है, बालक का विकास होता है यहाँ पर गर्भाशय में। ठीक, तो यहीं पर क्या होता है, चाइल्ड फॉर्मेशन होता है या चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर। इसी में बालक जो होगा उसका विकास होगा, 9 महीने की अवधि के दौरान वो बच्चा यहाँ पर पलेगा। अब जब उस बच्चे का जन्म होगा तो यहाँ पर ये यूट्रस का दरवाजा है, जिसको कहते हैं सर्विक्स यानी गिरवा। क्या कहते हैं, सर्विक्स यानी कि गिरवा। तो इसी से ये गिरवा जो होता है ये यूट्रस का माउथ है, फिर इसी से होता हुआ बच्चा बर्थ करता है, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट, है ना, है ना। अब इस तरीके से ये आपका चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हाँ, महिलाओं के अंदर तो प्यारे दोस्तों ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, महिलाओं के अंदर अगर नसबंदी की जाए तो महिलाओं के अंदर जब नसबंदी करते हैं, महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है महिलाओं की नसबंदी। तो महिलाओं में जब नसबंदी होती है तो इसी ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, यहाँ टाँके लगाकर इसे बंद कर देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाते और अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता, और जिससे प्रेग्नेंट नहीं होती हैं फिर फीमेल। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर से पढ़नी थी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, कल की क्लास में हड्डियों की। ठीक है, कल की क्लास में हड्डियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अब कल। आपका कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर प्यारे दोस्त पूछ सकते हैं। क्लियर। तो भाई जय हिंद जय भारत सभी को, और नमस्ते नमस्कार। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।